अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कॉलेज में भी अब आप पढ़ते हैं, वहाँ पे भी आपकी क्लासेस हो रही हैं और साथ साथ आपको बायोलॉजी एग्ज़ाम हेल्प के ज़रिए से एग्ज़ाम की भी तैयारी कराई जा रही है। और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए ये मेरी फर्स्ट वीडियो है सॉल्व पास्ट पेपर के हवाले से। मेरी कोशिश होगी कि आपको एग्ज़ाम की मुकम्मल तैयारी करा दी जाए और मेन फोकस पास्ट पेपर्स पे होगा। पास्ट पेपर पे फोकस इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि जो क्वेश्चन पहले पेपर्स में आ चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट पेपर में भी वो रिपीट हों। पास्ट पेपर के अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगी। या इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहेंगे कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, उस पर मैं अलहदा से भी वीडियोस बना दूंगी। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज हम चलेंगे इंशाल्लाह और इसमें देखेंगे कि टॉपिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी सीक्वेंस से जाएंगे ताकि कोई भी पॉइंट हमारा स्किप ना हो। एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले हमें पेयरिंग स्कीम का पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। फर्स्ट चैप्टर को तैयार करने के बाद आप अपने कितने नंबर सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में से एमसीक्यूज 2 आएंगे, यानी 2 नंबर आपके एमसीक्यूज में मौजूद हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में 3 आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से 1 होगा। पार्ट्स में होता है, आपको पता है ए एंड बी, तो कोई एक पार्ट हो सकता है फर्स्ट चैप्टर में से। तो इस तरह से बच्चों टोटल 12 नंबर आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर हैं। लिहाजा फर्स्ट चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। आपका टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए और मेरा टारगेट है कि आप पूरे 12 के 12 नंबर हासिल कर लें जो आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए ताकि जो आंसर मैं आपको बताऊं वो आप अपनी नोटबुक पे नोट करें। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए एग्जाम की तैयारी के लिए। हर वीडियो में जो भी आंसर आपको बताए जाएं, जो क्वेश्चन के आप क्वेश्चन भी लिखें, आंसर भी लिखें। ये आपको फिर एग्जाम की तैयारी में, एग्जाम की दिनों में रिवीजन करने में आपको हेल्प देंगे। डिफाइन होम्योस्टेसिस, गिव इट्स इम्पोर्टेंस। होम्योस्टेसिस को डिफाइन करना है और साथ साथ आपने इसकी इम्पोर्टेंस भी बतानी है। डेफिनेशन देखें, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके हम थोड़े से पार्ट्स देखें कि होम्योस्टेसिस क्या है। इट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स, यानी आपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बचाना है हार्म से। किस चीज के हार्म्स? ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि बाहर के माहौल में, बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी तब्दीलियां होती रहें, चाहे बाहर सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जैसा भी मौसम हो, लेकिन आपका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर ले लें, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 है तो इसको 37 ही रहना चाहिए। बाहर अगर -30 चला गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो। तो वो तमाम मैकेनिज्म जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को बचाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन के हार्म से, उसको हम कहेंगे कि ये सारे क्या है? होम्योस्टेसिस है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। The homeostasis keep the internal fluctuation in a narrow range with various control system compared to wider external fluctuations. होम्योस्टेसिस का क्या मकसद होता है कि अंदर अगर आपकी कोई किसी किस्म की कोई चेंजेस आ भी रही हैं तो उनको एक नैरो रेंज में रखा जाए। बाहर चाहे जितनी मर्जी टेम्परेचर में या किसी भी और एनवायरमेंटल फैक्टर में तब्दीलियां आती रहें, लेकिन इंटरनल जो कंडीशंस हैं उनको नैरो रेंज के अंदर रखा जाए। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, यानी एग्जांपल्स भी आपने इसमें देनी होंगी। एग्जांपल्स डेफिनेशन के साथ मस्ट है। थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन को देखें कि अगर बाहर स्नोफॉल हो, बहुत ठंड हो, टेम्परेचर और टेम्परेचर आप कह दें कि बहुत डिक्रीज हो चुका है, लेट्स के -20 पे चला गया, लेकिन आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं होगा, बल्कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 ही रहेगा। इसी तरह से अगर आप किसी डेजर्ट में चले जाते हैं और डेजर्ट में आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ये 50+ में जा सकता है, तो उस वक्त भी ये नहीं होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाए, बल्कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 ही रहेगा। तो यही होम्योस्टेसिस है कि जिसमें बाहर जैसी भी फ्लक्चुएशन होती रहे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल रेंज तक ही रहेगा। अब होम्योस्टेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है? होम्योस्टेसिस प्लेज a major role in proper functioning of the body. It maintains optimal condition for enzyme action throughout the body as well as cell function.
आपने इस क्वेश्चन के आंसर में पहले डेफिनेशन बता दी, फिर आपने उसके एग्जाम्पल बता दी, फिर आपने उसकी इम्पोर्टेंस बता दी कि प्रॉपर बॉडी के फंक्शन के लिए होम्योस्टेसिस ज़रूरी है। प्रॉपर बॉडी के फंक्शन के लिए होम्योस्टेसिस ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे एंजाइम को फंक्शन करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन। देख लेते हैं जी क्या फ़र्क होता है ऑस्मोरेगुलेशन और थर्मोरेगुलेशन में। ऑस्मोरेगुलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द बॉडी फ्लूइड बाय कीपिंग वाटर बैलेंस। ऑस्मोरेगुलेशन होम्योस्टेसिस की एक ऐसी टाइप है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर वाटर एंड साल्ट का बैलेंस रखा जाता है। साल्ट कितने हैं, वाटर कितना है, अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो उसको बॉडी से निकाल देना चाहिए। किडनी के ज़रिए से वाटर जो है वो निकल जाएगा, उसकी फिल्ट्रेशन होगी तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होगी। और अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया जाता है, रिटेंशन ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाती है ब्लड के अंदर। इस तरह से वाटर का बैलेंस बरकरार रखा जाता है। तो ऑस्मोरेगुलेशन होम्योस्टेसिस का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपने वाटर एंड साल्ट का बैलेंस रखना है। थर्मोरेगुलेशन नाम से ही जाहिर है, थर्मो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। एंड थर्मोरेगुलेशन रेफर टू द प्रोसेस of keeping internal body temperature at a constant value even though the temperature of external environment is too high or too low। ये अभी हम पीछे देख चुके हैं होम्योस्टेसिस के एग्जांपल में कि चाहे बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो जाए, चाहे स्नोफॉल हो, चाहे आप डेजर्ट में हो, जैसा भी टेम्परेचर हो, लेकिन आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट वैल्यू तक ही रहना चाहिए। तो बच्चों आप ये नोट कर लें, क्वेश्चन भी नोट कर लें और जो आंसर मैंने आपको बताया है आप ये भी लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। आंसर देखें, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, ये जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो आपने उसको इसी तरीके से लिखना है। दरमियान में आप लाइन लगाएंगे और लाइन के एक साइड पे आपने एक टॉपिक डिस्कस कर लेना है, दूसरी साइड पे दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हैज़ अ लोअर concentration ऑफ solute देन ऑर्गेनिज्म बॉडी फ्लूइड। एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे जो बाहर का सराउंडिंग एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी फ्लूइड की निस्बत कम होगी। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा होगी ऑर्गेनिज्म के बॉडी फ्लूइड के लिहाज से। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, हाइपो का लफ्ज़ लो के लिए इस्तेमाल होता है तो इसमें आपने बता देना है कि सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज़ लोअर, और हाइपर का लफ्ज़ हाई के लिए होता है तो इसमें आप बताएंगे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज़ हाई। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की एग्जांपल्स फ्रेश वाटर आप दे सकते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स। और हाइपरटोनिक में आप एग्जांपल देंगे मैरीन वाटर की, इसमें ओशन एंड सीज शामिल है। एग्जांपल बच्चों आपने लाजमी देनी है, कहीं पे भी डेफिनेशन हो या कोई भी इस तरह का डिफरेंस का सवाल हो, आप सोचा करें कि क्या यहाँ पे कोई एग्जांपल आती है। अगर उस जगह की कोई एग्जांपल है, उस पॉइंट की कोई एग्जांपल बनती है तो वो आप मस्ट दें। ये एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट आपके सामने है, फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर में जैसे अभी आप पढ़ चुके हैं, लो सॉल्यूट या साल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर एज कम्पेयर टू फिश बॉडी। फिश की बॉडी के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, बाहर सॉल्ट कम है, बाहर वाटर पोटेंशियल इसमें ज़्यादा है। पानी फिश की बॉडी के अंदर दाखिल हो सकता है, इस वजह से जो फिश है वो अपने सॉल्ट को बचाने के लिए डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करेगी। इसके कंपैरिजन में अगर हम एक मैरीन एनवायरनमेंट को देखें, मैरीन एनवायरनमेंट में जैसे अभी आप पढ़ चुके हैं कि साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पानी के अंदर साल्ट ज़्यादा है और फिश की बॉडी में साल्ट कम है, पानी इसका ज़ाया हो सकता है। इस वजह से जो मैरीन एनिमल्स होंगे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए मैरीन एनिमल कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, उसमें
लफ्ज़ एनवायरनमेंट इस्तेमाल हुआ था, जहाँ पे सोल्यूशन इस्तेमाल हुआ। तो ये दोनों तरीके से बोर्ड के क्वेश्चन में आ चुका है, इस वजह से मैंने दोनों शामिल कर दिए हैं। अगर आपसे सोल्यूशन पूछा जाएगा तो सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? सोल्यूशन इनका कंपैरिजन देख लेते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेल। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, हाई होगी एज कम्पेयर टू द सेल। अब बाहर अगर सॉल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है, पानी हाइपरटोनिक कंडीशन में सेल के अंदर दाखिल होगा और हाइपरटोनिक कंडीशन में पानी सेल से बाहर जाएगा। इसको आप देख लें कि अगर कंडीशन हाइपरटोनिक होगी तो हाइपरटोनिक कंडीशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल सेल से निकलेंगे और बाहर सॉल्यूशन में चले जाएंगे, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा, जिसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। हाइपोटोनिक कंडीशन में चूँकि वाटर के मॉलिक्यूल बाहर ज़्यादा हैं, अंदर कम है, तो बाहर से पानी अंदर दाखिल होगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा और साइटोलाइसिस हो सकती है। इसमें यही कुछ बताया हुआ है। और प्लांट सेल की अगर हम बात करें, प्लांट सेल में जब वाटर एंटर होगा तो प्लांट सेल टर्जिड हो जाएंगे, और अगर प्लांट सेल में से पानी निकल जाएगा तो प्लांट सेल प्लाज्मोलाइसिस का शिकार हो जाएंगी। प्लाज्मोलाइसिस, साइटोलाइसिस आपको बता दिया गया है। नंबर 5, डिफाइन हाइड्रोबायोसिस। हाइड्रोबायोसिस को डिफाइन करना है। इसकी डेफिनेशन देखें, द एबिलिटी इन टेरेस्ट्रियल एनिमल टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन इज नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस। ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जो कि ड्राई कंडीशन में रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, उनमें से कुछ ऐसे एनिमल्स भी होंगे जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकें। ख़ास तौर पे ये करैक्टर डेजर्ट एनिमल्स के अंदर होता है। एग्जांपल देखें जी, कैंगरू रैट। कैंगरू रैट के अंदर क्या करैक्टर्स हैं? कैंगरू रैट्स कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर बाय फीडिंग ऑन सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट। यानी ये पानी नहीं पीता, पानी पीने की बजाय ये डेजर्ट प्लांट के सीड्स पे फीड करेगा, और सीड में चूँकि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जब मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से गुजरते हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल है, तो उसमें वाटर प्रोड्यूस होता है। अगर आप रेस्पिरेशन का रिएक्शन देखें तो उसमें ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये उस वाटर पे सर्वाइव करते हैं, उनको बाहर से पानी अवेलेबल भी नहीं होता, और ये बगैर पानी पिए जिंदा रह सकते हैं। हमारे 5 क्वेश्चन मुकम्मल हुए, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपके करने का ये काम है कि आपने इन क्वेश्चन को नोट भी कर लेना है, इनके आंसर्स को भी, क्वेश्चंस को भी, और फिर आपने ये सारे तैयार कर लेने हैं। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक आपने इनको तैयार कर लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।